सबसे पहले तो आप दोनों को मेरा नमस्कार। पुष्कर सिंह धामी जी, गीता धामी जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज इस बातचीत में यहाँ शामिल होने के लिए। तहे दिल से आपको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। एक बार फिर से आप दोनों का सभी की तरफ से आपका स्वागत भी है। एंड यहाँ बैठे सभी देवी और सज्जनों, आप सबका भी इस बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम सब जान ही चुके हैं कि इस बातचीत का जो आज रुख रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार होगा कि मैं चाहूँगी कि आज हम पुष्कर सिंह धामी जी को उनकी पत्नी श्रीमती गीता धामी जी की नज़रों से थोड़ा जानें और गीता धामी जी को थोड़ा सा पुष्कर सिंह धामी जी की नज़रों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, चलिए मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। पुष्कर जी, आपकी मुलाकात गीता जी से कब हुई थी? ये सफर कब शुरू हुआ? हमारी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आपने इतने ऐसे प्रश्न पूछ लिए हैं कि मुझे सच बताऊं तो बहुत थोड़ा तो आज जानना पड़ेगा, बिकॉज देखिए यहाँ बैठे सभी श्रोता और मैं मानती हूँ हमारे देश का हर नागरिक भी आप दोनों को काफ़ी अच्छे से आपके कार्यों की वजह से जानता है। विवाह से कुछ महीने पहले जब घर वालों की बातचीत चली तभी से जानना शुरू किया, तभी से बातचीत शुरू हुई, तभी से वो सफ़र शुरू हुआ। मतलब 2011 फरवरी से जो कहते हैं ना गठबंधन बंधा आपका, आज करीबन 12 साल का लंबा सफ़र आपने तय किया है। और अभी हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि ये सफ़र हमेशा सदियों सदियों चलेगा। गीता जी, आपके पास आती हूँ। मैं आपसे पूछूंगी कि जब आप पहली बार पुष्कर जी से मिली थी तो आपके मन में क्या विचार आए थे इनके बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगी और आप सभी का धन्यवाद। देखिए, ये जब शुरुआत हुई थी तो उस समय में माता पिता सभी के परिवार के लोगों के द्वारा ही शुरुआत हुई थी। तो जैसे अभी दिखते हैं, फर्स्ट टाइम जैसे ही जैसे लोगों की उनके ऊपर नज़र पड़ती है तो लोगों का कहना यही रहता है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये सरल स्वभाव, शांत, ये पहले से ही वैसे थे और जैसे दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी हैं। बहुत ही विनम्र है। तो वहीं से ही बात आगे बढ़ी। आपने विनम्र स्वभाव की बात करी पुष्कर जी की, तो थोड़ा और कुछ और वर्ष पीछे चले जाते हैं पुष्कर जी। तब शायद गीता जी आपसे नहीं मिली होंगी। मैं बात कर रही हूँ आपके बचपन की। बचपन के दिन आपके किस प्रकार बीते? उस समय क्या पुष्कर सिंह धामी जी, जिस व्यक्ति को जो आज पूरे देश में इतना माने जाते हैं, उस समय बचपन के पुष्कर सिंह धामी कैसे थे? विनम्र थे, शैतान थे, सीधे थे, कैसे थे? साक्षी जी, वो बचपन नहीं क्या जिसमें शरारत हो जैसा। और हमारा जो बचपन है वो बहुत ही सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में और बहुत ग्राम सभा का परिवेश होता है उसमें बीता है। और उसकी बहुत सारी बातें हैं। मैं एक दो बातें ज़रूर, आपने पूछा है तो कहना चाहूँगा कि मेरे घर के सामने जो है नहर है, महाकाली नदी, गुरानी जी जानते हैं, और उससे आगे शारदा नदी बन जाती है। कहाँ है भाई साहब? गुरानी जी दिख नहीं रहे, अच्छा उधर बैठे हैं। तो महाकाली नदी बाद में शारदा बन जाती है। ठीक सामने हमारे क्या है कि बिल्कुल मेरे घर के और शारदा जी के बीच में कल्याण के बाद मुश्किल 10 मीटर का अंतर है। पूरे दिन भर शारदा नदी में कक्षा, मुझे ध्यान है कि कक्षा 5 के बाद
6 से लेकर 2-3 साल और उसके बाद फिर 11th-12th में मैंने वहीं पढ़ा। तो पूरे दिन भर पूरे पुल के ऊपर चढ़ते थे और आज मैं देखता हूँ कि उस पुल के ऊपर से डाइव लगाते थे भाई साहब सक्सी से करके। कम से कम 25 फुट ऊपर पुल है और उस पुल के बीच में एक दीवार है और उस दीवार को फांद के जो है नदी में कूद मारना और दिन भर उसमें कूदते थे। और एक बार तो मैं नहा रहा था और उसमें तैर रहा था और तैरते हुए आपको भी थोड़ा वो लग रहा होगा। हाँ, पहली चीज तो आपने कहा 25 फुट ऊंचा और उसके बाद आप उसमें नहा रहे हैं, उसका बहाव तेज होता है। बहुत तेज बहाव है, तो बड़ी नदी है नहर। तो नहाते नहाते वहाँ पर जो है एक मगर अजगर आ गया। अजगर था वहाँ बैठा हुआ किनारे और मैं हाथ लगा रहा हूँ। मैंने सोचा कि कोई पत्थर है या टीला है। जब वो हिलने लगा तो मैं वहाँ से जो है उसमें से निकल के भागा। जब मैंने आज भी सबको बताया घर में आकर तो सबके सब जो है पहले तो माता जी तो बिल्कुल उन्होंने जीत लगा ली और उसके बाद जो है सब बाद में जब भी याद करते हैं तो आज भी हंसते हैं। एक तो ऐसी घटना और दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने आज तो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जी आज तो स्वच्छ भारत अभियान चलाकर 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनवा दिए। जी। उस समय हमारे यहाँ पर शौचालय नहीं होते थे तो सबको बाहर ही जाना पड़ता था। एक दिन मुझे लगता है मैं कक्षा 6 में या 7 में पढ़ता हूँगा तो रात को जैसे ही हुआ कि मुझे बाहर टॉयलेट के लिए जाना है, मैं आया, मैं यहाँ पे बैठा था जैसे तो बैठा तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ से कोई कीड़ा चल रहा है ऐसे छोटा छोटा कीड़ा रेंगते रेंगते जैसे नहीं, ऐसा लगा कीड़ा कोई चल रहा है। और जब वो यहाँ पहुँच गया तो मैं कच्चे में था और मैंने ऐसे ऐसे कीड़े को हटाने के लिए हाथ मारा तो बड़ा सा सांप ऐसे मेरे इसमें से निकला। तो हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और उसके बाद मैं बहुत तेजी से भागा अंदर और मैंने किसी को बताया भी नहीं कि ऐसा हुआ मुझे, वैसे अंधेरे में। तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि आप शरारती उतना नहीं कह सकते, कुछ संजोग की भी बात थी कि आपकी मुलाकात या भेंट हो गई एक सांप से। ये ऐसे कई सारे वाक्य हैं, अगर मैं बताऊं तो आपको जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक दो चीज़ें मैंने सोचा कि आपने पूछा है तो मैं बताऊँगा। जी, और आज आपको ये याद करके खुशी मिलती है, हंसी आती है जब आप सोचते हैं ये बातें, है ना? हाँ, लेकिन उसके बाद तो कई दिनों तक मुझे बाहर आने में थोड़ा डर लगने लगा। जायज़ बात है, जायज़ बात है। मुश्किल जी अगर कोई सांप देख लेगा तो आपके अंदर तो बहुत हिम्मत थी कि आपने उसको उठा के फेंक दिया। लेकिन पता नहीं जिसके मैं होती तो बेहोश हो जाती शायद। कभी किसी के सांप चढ़ा होगा तो उसको पता नहीं कितना लगा होगा, लेकिन जब रात बिना देखे अगर सांप चढ़ेगा ना तो पता नहीं लगता कि बड़ा सांप चढ़ रहा है, वो ऐसा लगता है जैसे कीड़ा चल रहा है कोई। बिल्कुल एहसास नहीं होता है। आपने वाह, मतलब एक होती है शरारती बच्चा और एक होती है कि कभी कभी संजोग ऐसी चीज़ें करा दे हमारे साथ कि भेंट आपकी एक सांप से हो गई। और बताऊँ आपको क्या? बताएं ज़रूर। जब शुरू में हम लोग नए नए तैरना सीखे थे और वहाँ अमूमन जो भी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मुझे लगता है 5-6 साल का, वो तैरना सीख जाता है नहर के किनारे। अब तो थोड़ा मगरमच्छ कुछ ज़्यादा आ गए हैं उधर, इसलिए अब उतना कम हो गया है। लेकिन उस समय में सब नहाते थे और सब तैरते थे, ऐसा लगता था पूरा जो है घाट एक तरफ से चल रहा है दोनों तरफ। तो हम लोग केले के जो है केला काट लेते थे, केले के जो बड़े जिनको बोलते हैं डंठल बोलते हैं, जहाँ केला लगता है उसके बाद का जो पूरा वो होता है, वो केले काटने के बाद उसके डंठल को आप पानी में डाल दीजिए तो वो क्या है कि तैरता रहता है वो। तो हम बहुत सारे इकट्ठे करते थे और फिर 8-10 लोग दूर से कम 1-1.5 किलोमीटर ऊपर से उनको सबको पानी में डालते थे, फिर से केले के ऊपर चढ़ के वहाँ से नीचे तक आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम अपने साथ जो है एक छोटे बच्चे को भी ले आए। हम पढ़ते थे उस समय 6th में और पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला 4-5 साल का बच्चा एक हमारे साथ आ गया। उसको भी हमने केले में बैठा लिया और हमने सोचा केले में चलता रहेगा, बीच में उसको बैठा लिया सबने एक तरफ से उस तरफ से। बाद में जो है भाई साहब केला थोड़ा हिलने लगे। जब हिलने लगे तो उसने क्या करा कि केला छोड़ के उसने हमारी गर्दन पर मार दिया और हमको पकड़ लिया और अब वो भी डूबे नीचे को और हम भी डूब ही गए थे। तब तक जो साथ में चल रहे थे उन्होंने जो है बाल पकड़ के दोनों को ऊपर खींचा के ले, तब बाल बचे। इतना शौक था आपको उस समय पानी में या नदी में जाने का, मतलब
जान जाते जाते बच गई, लेकिन कुछ नहीं, वो थोड़ी देर के लिए लगता था, फिर लगा फिर तो बच गए तो बच गए। सही है, मैं आपके पास आऊंगी गीता जी। ये इन्होंने बचपन की कुछ यादें यहाँ पे आज तरोताज़ा करी है, लेकिन जिस तरह के आज समय में है, ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बदलाव आ रहे हैं। हम देहरादून में हैं, उत्तराखंड की अगर भूमि की बात करें तो यहाँ पे जब हवा देखते हैं तो बहुत साफ होती है, वृक्ष हैं, नदी है, पानी है। ये चीज़ें शहरों में नहीं मिलती है। और आपके खुद 2 बेटे भी हैं जो अभी छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा कि आज के ज़माने में जिस प्रकार की परवरिश बच्चों को मिल रही है, जिसमें ना आज खेत है ना गांव है, सिटी लाइफ है, एडवांस्ड लाइफ है, कभी कभी आपको लगता है कि आपके बच्चों को उन चीज़ों की कमी महसूस हो सकती है जो आप शायद उनको दे ना पाए बिकॉज ज़माना उतना आगे बढ़ गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी तक जो है उसी गांव में ही रही हूँ जहाँ पे इनका बचपन बीता है। वहीं पे इनके मुख्यमंत्री बनने से पूर्व तो मेरे बच्चों की परवरिश पूरी वहीं पर हुई है। और बच्चों को हमने सब कुछ, उनका बचपन जिस तरह से गांव में बच्चे रहते हैं उसी तरह से जो है जीने का मौका उनको दिया है, उनको मिला है। तो हर तरह से बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी वहाँ पे की है। बच्चे वहाँ पे गुल्ली डंडा भी बाकी पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा छोटा वाला जो बेटा है, क्योंकि हम लोग अभी 2 साल पहले ही यहाँ पे शिफ्ट, 1 साल पहले ही शिफ्ट हुए थे। फर्स्ट टाइम जब आप मुख्य सेवक के रूप में यहाँ बने थे तो उस टाइम पे हम लोग खटीमा अपने नगरातराई गाँव में ही थे। तो आजकल जो है छोटा वाला जो बेटा है हमारा, एक दिन आँखों में आंसू भरने लगा। तो बोला, मम्मा मुझे अपने बचपन की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा क्यों? बोला कि वहाँ पे ना जो गांव पे होता था वो यहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे मेरे पड़ोस के मेरे दोस्त लोग बहुत आते थे, हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे और खेतों में बैट बॉल खेलते थे, बट उसको ये सब महसूस होता है। तो बच्चों ने वो सारी चीज़ें वहाँ पे की हैं। और अब तो इतना समय नहीं मिलता, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई है, उसका लोड है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी बच्चों के साथ में वो रहें, स्पोर्ट्स में रहें और उनकी हर चीज़ों का ध्यान देती हूँ कि उनको ये महसूस नहीं होने देती। जहाँ भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनको अपने साथ लेके जाती हूँ, तो बाकी बच्चों से भी वो मिलते हैं। तो एक चीज़ और, एक सवाल मेरे जहन में सी बात से आता है, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी हैं तो उसकी खुद में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप बच्चों की परवरिश की अभी हम बात कर रहे थे, तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होने के बाद परिवार के प्रति समय निकालना, बच्चों को बड़ा करना, उनका होमवर्क, उनका स्कूल, इस सब में आप बैलेंस कैसे ढूंढते हो? फिर खुद के लिए समय निकाल पाना उसमें हो पाता है? ये स्वाभाविक है कि मैं एक मुख्य सेवक की पत्नी हूँ और लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें मुझसे बहुत ज़्यादा रहती हैं। वो लोग जो सीधा धामी जी तक नहीं पहुँच पाते, कई बार ऐसा होता है कि मैं उनके बीच में हूँ, समाज के बीच में हूँ, तो वो अपनी समस्याएं कुछ मुझे भी बताते हैं। खासकर महिलाएं, जब मैं गांव में होती हूँ या समाज के किसी प्रोग्राम में होती हूँ, बहुत अधिक तो मैं ऐसे सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों की जिम्मेदारियाँ, 2 छोटे बच्चे हैं, घर पे वृद्ध सास है, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, और अन्य भी सभी कुछ मुझे निभाना होता है। तो उतना समय मैं समाज में तो नहीं दे पाती, लेकिन बच्चों के लिए मैं पूरा समय देती हूँ। बच्चों के ऊपर जो है कोई भी कमी ना हो, उनकी परवरिश का ध्यान रखना, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, उनकी हर एक्टिविटी का ध्यान रखना, तो मैं उनके लिए, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उनको एक अच्छा इंसान बनाऊं और एक अच्छा सच्चा इंसान बनाऊं। उनको सही और गलत का मैं जो है भेदभाव, मैं सही गलत के बारे में उनको सिखाऊं, उनको सही मार्गदर्शन में दूं। तो मैं पूरी तरह से उनके लिए समर्पित हूँ, अपने परिवार के लिए। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को छोटी उम्र से ये सीख
देने का प्रयास आपका रहता है हमेशा ही कि उनको सही गलत आप सिखाए, सही मार्गदर्शन दिए, जो मेरा मानना है हर माँ बाप चाहेंगे और देते भी हैं अपने बच्चों को। पुष्कर जी, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि हम जानते हैं कि आप उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं। आपको देश का हर नागरिक आपके कार्य की वजह से जानता है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक पापा भी हैं और आपके जो 2 छोटे बच्चे हैं, हमें ये भी पता है कि आपके खुद के पापा एक सैनिक थे और सेना में जिस प्रकार का अनुशासन होता है हम सभी उसको जानते हैं। तो आपका स्वयं जो बचपन बीता, उसमें जिस प्रकार का अनुशासन आपको अपने घर में मिला, उसका कितना बड़ा रोल रहा आपको बतौर पुष्कर सिंह धामी आज बनाने में, और क्या वही अनुशासन आज आप अपने घर में भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक लगाते हैं बच्चों पर? देखिए, मेरा जो बचपन है एक सैनिक परिवार में बीता है और सेना के बीच में भी रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सेना का जो काम करने का तरीका, अपने समय पर जाना, अनुशासन, ये सारा का सारा मैंने सेना से और अपने पिताजी से सीखा और वो मेरी भी अब आदत में आ गया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपने मुझे 7:45 का टाइम दिया था, तो पिताजी थोड़ा तैयार हो रही थी, तो और मैं कई बार आपने देखा नहीं कि पिताजी ने आपको तब देखा कैसे? मैं ये गुरानी जी का, चूँकि ये संपादक यहाँ पर हैं, आदरणीय शशि शेखर जी हैं, ये लोग बड़े आदरणीय ही मिले और बहुत पहले से, चूँकि मैं राजनीति के शुरुआती दिनों में था, तब से आप लोगों को भली भांति जानता हूँ। और शशि शेखर जी के बारे में तो हम लोग केवल पढ़ते थे, सुनते थे। और गुरानी जी ने क्योंकि काफ़ी चीज़ें अक्सर पहले से, जब मैं एक सामान्य युवा कार्यकर्ता के रूप में, उसके पदाधिकारी के रूप में था, तब से मेरा उनसे परिचय रहा है। तो मैं उनको मना नहीं कर पाया इस कार्यक्रम के लिए। जब उन्होंने गीता जी को लाने के लिए बोला, तो मैं गीता जी को अक्सर नहीं लाता हूँ कार्यक्रम में, इसलिए नहीं लाता हूँ कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है कि बच्चे भी जाए। मैं सोच रहा था कि दोनों बच्चे, बड़ा छोटा वाला बच्चा कह रहा था कि मुझे ले चलिए, लेकिन वो ये कह रही थी कि अब मैं ही लेट हो गई हूँ तो ये और लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं लाना चाहता हूँ कि मेरा समय क्या है कि मैं बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने 7:45 का समय दिया है तो मैं 7:45 पर पहुँचूँ। ये मुझे अपने पिताजी के कारण से ही मुझे मिला, उनके अनुशासन के कारण से, समयबद्ध होने के कारण से। और आज मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करता हूँ। शुरू में जब मैं इस दायित्व पर आया था, इस जिम्मेदारी पर आया था, तो बहुत सारी जगह पर, जैसे आपने 7:45 का टाइम दिया, अगर यही कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होता तो लोग सोचते कि 8:40 पर शुरू होगा, 8:45 पर शुरू होगा, 1 घंटे। बहुत बार हुआ ऐसा कि मैं एक बार काशीपुर पहुँच गया, उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था और 9:50 पर मैं पहुँच गया। तो जब मैं पहुँच गया तो वो बोले कि अभी तो साहब यहाँ आए नहीं लोग, आपको आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा किसका वेट कर? बोले पब्लिक तो हमेशा जो है आधा घंटा लेट से आती है और उनको लगता है कि जो लोग हैं हमारे जैसे लोग वो थोड़ा विलम्ब से आते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करिए, आपके प्रोग्राम में क्या क्या है? तो बोले प्रोग्राम में पहले आपका जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास दिए जाने थे, तो उसकी आप पहले पूजन होना था। तो मैंने कहा ऐसा करिए कि आप जो पूजन में तो बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, 15-20 मिनट, आधा घंटा जो लगता है, आप पहले पूजा करवा लीजिए, तब तक लोग आ जाएंगे। तो मैंने उसका भी सदुपयोग किया, समय बचाने की कोशिश करी कि किसी तरह से। फिर बाद में धीरे धीरे जब हम स्वयं समय से पहुँचते हैं तो सब लोगों को ये पता लगने लगा कि नहीं, वो तो ठीक समय से आते हैं। 9:30 पर और 9:15 पर या 9 बजे से रोज़ हम लोग बैठक करते हैं, तो सबके साथ में ठीक उसी समय पर पहुँचता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कभी अगर कोई ऐसी बात हो गई तो फिर मैं सूचना करवा देता हूँ कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन कोशिश रहती है कि समय से पहुँचें। और चूँकि हमारे जैसे लोगों का एक थोड़ा सा ये भी रहता है कि लोग तो लेट ही आएंगे थोड़ा, तो उसको भी बदलना है। जो एक विश्वास समाप्त हो रहा है उस विश्वास को भी बनाना है, इसलिए हमने ये शुरू किया है। जी, लेकिन अभी जो आपने बात बताई वो आपने हमें बताई उस पुष्कर सिंह धामी जी की जो बतौर राजनीति से जुड़े हुए हैं। एज अ फादर, एक पापा होने के नाते, क्या आप यही अनुशासित जीवन अपने बच्चों के ऊपर भी इस समय चलाते हैं या लगाते हैं? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ उनको, बच्चों को नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि
मैंने थोड़ा बहुत आचार्य चाणक्य को भी पढ़ा है। उन्होंने भी बच्चों के बारे में बताया कि 6 साल के जब बच्चे हो जाएं तो उन पर अनुशासन होना चाहिए, उनको ठीक प्रकार से चीज़ें सिखानी चाहिए, अपने काम के प्रति उनको ठीक जागरूक करना चाहिए, और वो करते हैं। और गीता जी बैठी हैं यहाँ पर। अभी जब वो मेरे दोनों ही बच्चे जो है गांव में जब रहते थे, वो जहाँ मेरा बचपन बीता है, तो उस गांव में दोनों ही बच्चों ने आंगनबाड़ी से पढ़ाई शुरू करी। दोनों ही बेटों ने आंगनबाड़ी से पढ़ाई शुरू करी। और उसके बाद वो दोनों के दोनों जब अपने स्कूल में शहर में आ गए, शराब पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ आ गए। तो अब चूँकि घर में कार है, एक कार नहीं 2 कार थी, पहले से 3 कार थी वहाँ पर, तो ये चाहती थी कि एक कार उनके लिए लगा दी जाए, उनको स्कूल ले जाने लगे। और ये मेरे से बहुत नाराज़ भी हुई कि घर में गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन आप इनको सब बच्चों के साथ जो टेम्पो ट्रेवलर में जाते थे उसी गाड़ी में हमने भेजा उनको। और 1 साल नहीं 2 साल नहीं, हाँ कई सालों तक जो है उसी गाड़ी, उसी जिसमें सारे ही बच्चे गांव के जाते थे, उसी से उनका भी स्कूल जाना हमने करा। कभी उनके लिए अलग से गाड़ी नहीं लगाई। क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि बच्चों की अगर परवरिश बचपन से ही एक इस परिवेश में न हो, उनको थोड़ा हर चीज़ का एहसास न हो, तो अब मुझे थोड़ा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उनको ये सब चीज़ें तो थोड़ा बाउंड जैसा हो गई, जैसा ये कह रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि वो छोटा वाला बच्चा जो है अपने गांव को याद कर रहा था। तो हमें लगता है कि बच्चों को ज़रूर चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि इससे उनके निकट भविष्य में अगर हम लोगों को आज अगर हम हर स्थिति परिस्थिति को, और जो भी आज समाज जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, उद्योग में, समाज के क्षेत्र में कहीं भी बड़े बने हैं, तो वो इसलिए बने होंगे कि उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में उन सब जो है कठिनाइयों को देखा होगा, नज़दीक से उनको महसूस किया होगा। बहुत अच्छी बात कही। और जिस तरह से आज कि बतौर माँ बाप होने के नाते जो आप परवरिश अपने बच्चों को दे रहे हैं, उससे एक चीज़ तो यहाँ बैठे हर देवी और सज्जन को आज समझ में आ गई होगी कि एक सीधी सादी ज़िंदगी देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, कि वो हर तरह के संघर्ष को देखे ज़िंदगी में, चाहे भले ही आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हो उनको देने के लिए। कभी कभी ज़रूरत होती है कि आम इंसानों के साथ जुड़कर हम आगे चलें और बढ़ें। इसी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत छोटी उम्र में हम देखते हैं घरों में आसानी से अब मिल जाते हैं। क्या आप उस सोच के साथ सहमति रखती हैं कि मोबाइल फ़ोन्स जिस तरह से ज़रूरत बन चुकी है बच्चों की, कि कई बार बच्चे खाना भी नहीं खाते, क्या आपको खुद अपने परिवार के अंदर ऐसे कुछ हादसे या कह लीजिए ऐसे कोई वाक़ये हैं जहाँ पर आपके अपने बच्चों ने भी कुछ ऐसी डिमांड्स आपके सामने रखी हो छोटी उम्र में आकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की बात है, तो नया समय है, नया दौर है और नई टेक्नोलॉजी है। तो मोबाइल फ़ोन तो एक तरह से लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। हम लोग अभी खड़े होते ही हाथ में फ़ोन पकड़ लेंगे। तो बहुत सारी ज़रूरतें और दूरियों को कम करने के लिए जहाँ मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, और वहीं उसका दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी है। लेकिन बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चे हमारे, वैसे तो अनुशासन की भी आपने बात की थी, बच्चे हमारे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो मुझसे ज़्यादा अनुशासित हैं। उनका हर समय बंधा हुआ है, हर टाइम उनका फिक्स है, उनका पढ़ने का, स्कूल जाने का, ट्यूशन का, उनका स्पोर्ट्स का, उनके बाकी चीज़ें जो खेलते हैं, बाकी मोबाइल फ़ोन का भी उनका टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है कि नहीं, आधे से 1 घंटा ही बच्चों को मोबाइल फ़ोन मिलेगा। अगर उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया है तो फिर मैं दूसरे दिन उनको कोशिश करती हूँ कि मैं वो बिल्कुल नहीं दूँगी। इसके अलावा बच्चे कोशिश करते हैं कि वो फ़ोन के साथ फ़ोन देखते हुए खाना खाएं, लेकिन धामी जी भी और मैं भी यही उनसे कहते हैं कि नहीं, फ़ोन के खाने के टाइम पे फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मोबाइल फ़ोन, जैसे परिवार के साथ हम सभी लोग बैठे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि फ़ोन को दूरी रखें
और जिस टाइम पे आप फ्री हैं, आपकी ज़रूरत है, तो उसके अनुसार ही फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ समय के लिए, नियंत्रित समय के लिए आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं। पुष्कर जी, आप अभी गीता जी की ओर नहीं देखेंगे, जो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपके ऊपर खुद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, काम का बोझ होता है, जिस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन घर को चलाने में सच्ची सच्ची बताइएगा, आप गीता जी की कितनी मदद करवाते हैं? आपको खाना बनाना आता है, या फिर जैसे बच्चों को स्कूल कभी छोड़ने जाना हो, खुद लेने आना हो वापस, कभी समय निकाल पाते हैं इन चीज़ों में, इन चीज़ों के लिए? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए तो मैं गीता जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गीता जी के कारण ही दोनों बच्चे जो है ठीक प्रकार से, मैं नहीं जा पाता स्कूल और मैं बहुत समय भी कम दे पाता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। कभी खाना बनाया गीता है? जी का और माता जी का, जी, जी। मेरी माँ का भी, जी जी। उनका भी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ कि उनके ये तो पूरे समय लगी रहती हैं, वो भी साथ में लगी रहती हैं। हाँ, खाना बनाना मुझे सब आता है। क्या हाँ, बात मैं है, रोटी सब भी अच्छी कुछ? अरे वाह, रोटी भी अच्छी बेलते हैं आप? हाँ, समझ लीजिए कि उस पर क्या बोलते हैं, बेलन चकना चला के हाँ। घुमा के जो है पूरा बना लेता हूँ। और मैं खाना सब बना सकता हूँ क्योंकि मैं छात्रावास में रहा हूँ और बहुत बार ऐसा था कि मेस बंद हो जाती थी तो खुद ही बनाना पड़ता था। तो सब सीख जाते हैं। गीता जी, इनके हाथ का आज तक आपने सबसे स्वादिष्ट पकवान कौन सा खाया है? सच्ची सच्ची बताइएगा। अभी पुष्कर जी ने बताया उनको सब कुछ बनाना आता है, रोटी भी गोल बना लेते हैं। आप उनकी ओर क्यों देख रहे हो, आप बताओ ना। मैं वो पल को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो कौन सा समय था जो है, क्योंकि बहुत व्यस्तता मिलेगी तो आपको बताएंगे। पुष्कर जी, 12 वर्ष हो गए थे जब आप नए नए घर में आए होगे पहली बार, तब तो कुछ मीठा कभी खिलाना चाहा कि नहीं? नहीं, उस दिन तो वो जो है, क्योंकि रिवाज है और उस समय वो सब निभाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम जब अपने हाथों से खिलाते हैं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को। और बाकी वैसे बनाने वाला तो कभी ऐसा समय ऐसा नहीं रहा इनके पास, क्योंकि हमेशा ही इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी। तो पहले से ही अनुशासित होना, समय पे अपना काम करना, और उस समय मुख्य सेवक के रूप में तो अभी जो है कार्य कर रहे हैं, उससे पहले भी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे ही नहीं वो जो है निर्भर थे। राइट, हाँ जी। तो बाकी पूरे प्रदेश तो छोड़िए, बाहर से भी लोग इनके पास अपने समस्याओं को लेकर के आते थे। तो इतना काम हो जाता था कि सुबह से रात कब हो गई पता ही नहीं चलता था। और अब तो खैर बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियां हैं, तो आज समय ऐसा कम ही मिल पाता है। हो सकता है कि अब मिलेगा आने वाले समय में चलिए कभी। आज सबके सामने, बिकॉज मुझे बताया भी गया है कि यहाँ जितने भी आज देवी और सज्जन बैठे हैं सब आपके मित्र हैं, आपको अच्छे से जानते भी हैं। तो आज सबके सामने आप एक छोटा सा वादा करके बता दीजिए कि आप गीता जी के लिए कब कुछ पकवान बनाने वाले हैं। आज ये वादा बता दीजिए और बता दीजिए कब बनाने वाले हैं आप। नहीं, अब अगली बार जब आएंगे तो आपको जो है बता के आएंगे कि हमने जो है इनके लिए अच्छा सा पकवान बना दिया, और ये जो भी खाना चाहेंगे मैं बना देखिए जी, सकता आज हूँ। उन्होंने बोला है आप जो भी खाना चाहेंगे आपको भी बना के देंगे। तो अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो ये मेरा मानना है कि शायद तब तक आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। चलते चलते एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी से आपसे पुष्कर जी, कि यहाँ बैठे सभी देवी और सज्जनों के लिए, और क्योंकि आज हमारा ये कार्यक्रम रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो देश के हर नागरिक के लिए, खास तौर से आज के जो नौजवान हैं, उनके लिए आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी हमने मनाया है। आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं और अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। आने वाले समय में जो आपने अभी इतने सारे प्रश्न हमसे किए, और वो कुल मिलाकर सारे प्रश्न बच्चों के आसपास या उनके परवरिश से, उनके जीवन से, उनकी दिनचर्या से, अनुशासन से जुड़े हुए प्रश्न थे। मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को
आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, वो जिस रूप में भी हों, किसी के बेटे होंगे, बेटियां होंगी, किसी के पोते होंगे, पोतियां होंगे, उन सभी को जितना समय हो सकता है वो समय जरूर देना चाहिए। उनका बचपन एक ऐसी चीज़ है जो बचपन में सीखेंगे, बचपन में जो उनके अंदर संस्कार जाएंगे, जो परवरिश होगी, वो उनके संपूर्ण जीवन भर काम आएंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तेज़ी से ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, उसमें उनके अंदर संस्कारों का होना, अपना जो मूल परिवेश है उसको जानना, विरासत में जो अनुशासन है, जो काम करने का संस्कार है, वो सब उनके अंदर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिसकी हम परिकल्पना करते हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो इन बच्चे ही उसके कर्णधार होंगे, ये आने वाली हमारी पीढ़ियाँ ही कर्णधार होंगी। इसलिए वो हमारे लिए भविष्य की निधियाँ भी हैं, भविष्य के लिए हमारे एसेट्स हैं और वही हमारे भविष्य हैं। और आज जिस प्रकार से एक नशे की लत जो तेज़ी से बढ़ रही है, नशा हावी हो रहा है, उसको लेकर जहां हमने उत्तराखंड के अंदर 2025 जो हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है, 25 साल पूरे हो रहे हैं, तब तक हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड देवभूमि ड्रग्स फ्री करेंगे, ऐसा संकल्प लिया है। उस संकल्प में मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान परिवार लगातार हिमालय को बचाने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, और ये जो अभियान है, ये जो संकल्प है, इसमें भी जरूर सबको सहभागी बनना चाहिए। और कम से कम जो लोग आज आए हैं उनको किसी न किसी रूप में योगदान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा योगदान होगा कि आप कल्पना करिए कि अगर किसी माता पिता का बेटा बेटी इस लत में चले जाते हैं तो उनको छुड़ाना कितना कठिन काम होता है, और किस प्रकार से वो ज़िंदगी हाथों से निकलती जाती है, जैसे हाथ से रेत निकल जाती है या हाथ से पानी निकल जाता है। और अगर हम इसको बचा पाएंगे, इसको लोगों को छुड़ा पाएंगे, बच्चों को जागरूक कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं आज के अवसर पर यही सबसे बहुत अच्छी बात आपने अभी बोली, और इसके साथ ही मैं आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप दोनों आज हमारे साथ इस बातचीत में यहाँ पर शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और श्रीमती गीता धामी जी, शुक्रिया एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां हो जाए।